बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। इमरान खान साहब से अब से कुछ देर पहले हमारी बनी गाला में मुलाकात हुई। कुछ सहाफ़ी दोस्त हमारे साथ मौजूद थे इस मुलाकात में, और इस मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बड़ी अहम गुफ्तगू हुई। उनसे अहम सवालात किए गए, उनका अगला लाया अमल क्या होगा, कब तक वो ये जो मोमेंटम उन्होंने बनाया है ये सस्टेन कर सकेंगे, उन पर जो केसेस मुबैना तौर पर ये जो बनने जा रहे हैं, जिसमें तोशाखाना केस है, उससे मुतल्लिक उन्होंने बड़ी अहम तफसीलात जो हैं वो शेयर की। फिर जो फ़रा गुजर वाला मामला है, इसमें उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या कोई उन पर केस बन सकता है, इस पर उन्होंने बहुत कुछ बताया। और इसके अलावा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब की अपॉइंटमेंट कैसे हुई, इससे मुतल्लिक उन्होंने अहम इंकशाफात किए। और इसके अलावा रूस जाने के मामले पर उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू जो हुई अस्करी क़यादत के साथ, एक दिन पहले उन्होंने फ़ोन करके पूछा, उन्हें ऑन बोर्ड लिया। उन्होंने बताया कि जो रूस जाने का जो फ़ैसला हुआ था उस वक्त क्या सिनेरियो था। और इसके अलावा इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जो ये कहा है कि अब वो किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करने जा रहे, और अगला लाया अमल सियासी तौर पर उनका क्या होगा ये उन्होंने शेयर किया। और जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस से मुतल्लिक भी मेरा सवाल था, इस पर उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस क्यों और किसकी एडवाइस पर बनाना पड़ा। और उन्होंने कहा कि ये कंट्रोवर्सी खामखा बन गई, ये गलत हुआ, ये हमें नहीं करना चाहिए था। तो बॉडी लैंग्वेज बड़ी कॉन्फिडेंट थी इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब जो हैं वो हुकूमत से जाने के बाद बिल्कुल उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका बात करने का अंदाज़, उनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल उसी तरह थे जब वो वज़ीर आज़म हुआ करते थे और ऐवान वज़ीर आज़म में उनके साथ इंटरेक्शन हुआ करता था। किसी किस्म की कोई घबराहट नज़र नहीं आ रही थी, किसी किस्म की कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही थी, और उनका बात करने का अंदाज़, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उससे यही लग रहा था कि इमरान खान साहब जो अपनी सियासी चाल चल रहे हैं वो बज़ाहिर उसमें ख़ुद को इसमें कामयाब समझ रहे हैं। तो पहले जो ओपनिंग स्टेटमेंट दी, उसके बाद जो सवाल जवाब हुए वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो उन्होंने बताया कि ये साजिश कब से शुरू हुई, कब से उनके इल्म में आना शुरू हुआ था। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि ये जो साजिश है ये नवंबर से गेम शुरू हो चुकी थी। नवंबर 2021 में ये गेम शुरू हुई थी, और जनवरी से तहरीक अदम एतमाद का मंसूबा फिर बनना शुरू हुआ था। और इसमें उन्होंने कहा कि अगर ये साजिश कामयाब हो जाती है, जो साजिश बनी है, तो कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर फिर किसी मुल्क की धमकी के सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ जो है जिस तरह अमरीकी धमकी के सामने खड़ा नहीं हो सका था, तो उन्होंने कहा कि इस जंग में अवाम का बेड़ा गर्क हुआ, पाकिस्तान को दहशत गर्दों के साथ मिला दिया गया, पाकिस्तान को दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क करार दे दिया गया, सिर्फ जो उस वक्त वो कहते हैं कि अमरीकी धमकी आई थी उसके सामने खड़ा ना होने की वजह से। तो उन्होंने कहा कि फिर NRO कोंडोलीज़ा राइस ने दिलवाया। उन्होंने कहा कि NRO ने इतना नुकसान पहुंचाया मुल्क को कि उसके बाद फिर लूट मार का एक नया सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। तो इमरान खान साहब ने कहा कि अगर पाकिस्तान के मफादात की हिफाजत हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी नहीं करेगी तो टिशू पेपर की तरह हम इस्तेमाल होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि रूस हमें 30% कम कीमत पर तेल देने जा रहा था, रूस हमें गैस भी देने जा रहा था, और 20 लाख टन हम गंदम इंपोर्ट करने जा रहे थे रूस से। उन्होंने कहा कि और हमें ये हुक्म ये कर रहे थे ये ममालिक के हमें नहीं जाना चाहिए था, हालांकि हिंदुस्तान उनसे तेल ख़रीद रहा है, उनका इत्तेहादी है। तो उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए अहम है कि कौम खड़ी हो। जब हम मुश्किलात से निकल गए तो ये तमाम साजिश उस वक़्त शुरू हुई और ये हुकूमत गिराई गई। यानी कोरोना की सिचुएशन आई, जब हमारी हुकूमत हमें मिली तो उस वक्त इकॉनमी की क्या सूरत हाल थी, बैंकरप्ट हो रहा था मामला, जो बैंकरप्ट होने के करीब पहुंच चुका था। तो इसमें उन्होंने कहा कि इसके बावजूद हम 5.6% ग्रोथ रेट हमने फिर अचीव की, $20 अरब का खसारा कम करके $1.5 अरब पर ले आए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि बेरोज़गारी जो है वो सबसे कम पाकिस्तान में है बरसगीर में। रेमिटेंसेस जो है $31 अरब के आए, एक्सपोर्ट्स $32 अरब पे चलेगी, रिकॉर्ड बने, किसानों को हमने पैसा दिलवाया, और मुल्क में प्रॉपर एक तब्दीली आई
ज़री आमदनी जो है वो बढ़ी। तो इसमें उन्होंने कहा कि ये मुल्क जब क्राइसिस से निकल चुका था, निकल रहा था, तो उस वक्त ये जो है वो साजिश की गई और इत्तेहादियों को भी उस वक्त जाना चाहिए था जब हालात खराब थे। इत्तेहादियों को उस वक्त एतराज़ करना चाहिए था। अब तो हम मुश्किल वक्त से निकल आए थे, अब तो हम ट्रैक पर चढ़ चुके थे और उस वक्त जो है वो इत्तेहादी जो हमें छोड़ के गए। तो उन्होंने कहा कि अमेरिकी एम्बेसी में जो मुलाकातें होती रहीं, जो लोग हमारे खिलाफ बोलते थे या जो हमारे बैक बेंचर्स थे, उनसे मिलने का क्या काम था, उनका फॉरेन पॉलिसी से क्या ताल्लुक था जो ये वहां पर जाकर मुलाकातें कर रहे थे। तो ये साजिश उन्होंने कहा कि नवंबर में जो है वो बनना शुरू हो गई थी। फिर इमरान खान साहब ने जैसा कि अपनी हुकूमत की कारकर्दगी गिनवाई, उन्होंने कहा कि सड़कों की तामीर में हमने 1000 अरब रुपया बचाया। 2018 में जो सड़क थी 2013 से सस्ती बनी। फिर उन्होंने कहा कि जो रेकोडिक में 2000 अरब रुपए का पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ, कारके में अरब रुपए का फ़ायदा हुआ, IPPs के साथ 700 अरब रुपए की रीनिगोसिएशन में फ़ायदा हुआ। तो उन्होंने कहा कि हमारी परफॉर्मेंस का तो मुकाबला कर ही नहीं सकता था कोई। उन्होंने कहा फिर साजिश हुई और उसमें उन्होंने कहा कि अब मैसेज ये है कौम के लिए कि अगर पाकिस्तान एक खुद मुख्तार और पाकिस्तान ने अगर खुद मुख्तार और आज़ाद मुल्क बनकर रहना है तो कौम को निकलना पड़ेगा। इमरान खान ये कह रहे हैं और उन्होंने कहा कि अब ये नैब और FIA के करप्शन केसेस ख़त्म जो है वो करवाने जा रहे हैं, ख़त्म करवाने की कोशिश करेंगे, कौम ये ना होने दे। उन्होंने कहा कि FIA का जो अफसर जो शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे से मुतल्लिक तफ्तीश कर रहा था, तहकीकात कर रहा था, उसको हटा दिया गया। तो उन्होंने कहा कि अब नवाज शरीफ के जो केसेस हैं ये अदालतों से ख़त्म करवाने की कोशिश की जाएगी। और दूसरा बड़ा मसला ये होगा, जो सबसे बड़ा नुकसान होगा, NRO2 मिलेगा, करप्शन केसेस ख़त्म होंगे। उन्होंने कहा कि कानून की हुक्मरानी तबाह हो जाएगी और उन्होंने कहा कि ये जो इस वक्त की सिचुएशन है ये बहुत परेशान कुन है, ये जो कुछ होने जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि जो बड़े चोर हैं उनको अगर इम्यूनिटी मिलेगी तो इंसाफ का निज़ाम तबाह हो जाएगा और जो कौमें बड़े चोरों को नहीं पकड़ती वो तबाह हो जाती हैं। और फिर मीडिया के हवाले से उन्होंने कहा कि कहाँ गए वो लिबरल लोग जो कहते थे कि PTI जो है वो मीडिया के हवाले से बड़ी सख्त पॉलिसीज रखती है और मीडिया क्रैकडाउन कर रही है। अब तो सारा मीडिया एक साइड पर क्यों हो गया है, अब वो लिबरल जो हैं वो क्यों खामोश हैं। ये उन्होंने ओपनिंग स्टेटमेंट दी। उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ और उन्होंने इन सवालों के जवाब में ये कहा कि मैंने कभी मीडिया पर ऐसा प्रेशर नहीं देखा, हम तो फेक न्यूज़ के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन इस वक्त जो मीडिया में हमारे से मुतल्लिक जो मीडिया कर रहा है ये सूरत हाल सबके सामने है। फिर उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल हुआ कि अभी रिसेंटली जनरल बाजवा साहब ने लाहौर में जो एक्स सर्विसमैन हैं उनसे बात की है, हाजिर सर्विस जो ऑफिसर्स हैं उनसे बात की है, इससे मुतल्लिक उनसे सवालात किए गए। तो उन्होंने कहा कि मैंने चीज़ें पढ़ी हैं, देखी हैं, जो बातें उन्होंने की हैं मैं इनका जवाब नहीं दूंगा, मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, मगर फौज की पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है, कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे फौज को नुकसान पहुंचे। उन्होंने कहा कि कहने को मैं बहुत कुछ कह सकता हूं मगर मैं बात नहीं करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास जो पार्टी फंडिंग केस से मुतल्लिक सवाल हुआ कि पार्टी फंडिंग केस में ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक कोई बहुत बड़ा फैसला आने जा रहा है, तो तहरीक इंसाफ को कोई बड़ा धचका लग सकता है, ये सवाल किया गया। तो उन्होंने कहा कि सारी पार्टियों को इकट्ठा बिठाकर इनके अकाउंट्स चेक करें तो आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसके पास प्रॉपर जो फंडिंग का और डोनेशन का रिकॉर्ड है। 40,000 डोनर्स की तफसीलात हमारे पास पड़ी हैं जो किसी और सियासी जमात के पास नहीं पड़ी। और उन्होंने कहा कि मैं लिख कर देता हूं कि फॉरेन फंडिंग नहीं हुई, ममनुआ फंडिंग भी नहीं है। यानी जब उन्होंने कहा था कि मैं लिख कर देता हूं कि फॉरेन फंडिंग नहीं हुई, तो फ़हीम अख्तर साहब ने कहा कि फिर ममनुआ फंडिंग उसमें कुछ होगी, तो उन्होंने कहा ममनुआ फंडिंग भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि जो क्रिकेट क्लब से रकम लेने का जो इल्ज़ाम है ये एक चैरिटी मैच था और उस चैरिटी मैच के नतीजे में ये रकम इकट्ठी की गई थी, इसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ था। तो मैंने उनसे सवाल ये पूछा कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब का नाम जो है ये तो आपकी जानिब से दिया गया था, अब आप शिकवा करते नजर आते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इतराज़ात करते हैं, तो ये तो आपने नाम दिया था, अपोजिशन की जानिब से नाम नहीं आया था। तो उन्होंने ये कहा कि क्योंकि उस वक्त एक सियासी डेडलॉक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर पैदा हो चुका था और ये तकर्रियों का ये
मामला बहुत ही अजीब सा है। ये नामुनासिब है कि इसमें अपोजिशन की कोशिश होती है कि वो अपने लोगों को लाए, हुकूमत की कोशिश होती है अपने लोगों को लाए, उसमें फिर डेडलॉक पैदा हो जाता है और उस डेडलॉक के नतीजे में फिर उन्होंने इंकशाफ किया कि जनाब सिकंदर सुल्तान राजा का नाम इस्टेब्लिशमेंट ने दिया। उन्होंने ये बड़ा अहम इंकशाफ किया है कि यानी ये जो कहा जाता था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट जो है वो हुकूमत ने की है, इमरान खान ने की है, बल्कि कहा जाता था कि शेख रशीद चूँकि वज़ीर रेलवे थे और ये सेक्रेटरी रेलवे थे और ये कहा जाता था कि शेख रशीद ने नाम तजवीज़ किया है, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने सिकंदर सुल्तान राजा साहब का नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए दिया और उसके बाद इनकी तकर्री हुई। काजी फायज़ ईसा साहब से मुतल्लिक मैंने सवाल किया, मैंने कहा जी आपकी रिसेंटली एक स्टेटमेंट आई है और आपने कहा कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा केस जो है वो नहीं बनाना चाहिए था, क्या वाकई आपने ऐसी कोई बात की है? क्योंकि ऐसा कोई मीडिया पर बयान उस तरह से मौजूद नहीं है लेकिन अखबारों में कोट हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हमें हमारे वजीर कानून ने एडवाइस की थी कि उनकी बैरून मुल्क जायदादें हैं, यानी वो बैरिस्टर फरोग नसीम साहब की जानिब इशारा कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हम चूंकि फिर एहतसाब कर रहे थे तो हमें ये कहा गया कि आप क्योंकि एहतसाब कर रहे हैं, सबका एहतसाब कर रहे हैं, इनकी बैरून मुल्क जायदादें हैं, तो आप इन के खिलाफ भी रेफरेंस भिजवाएं। ये हमारे वजीर कानून ने उस वक्त एडवाइस भिजवाई थी। उन्होंने कहा कि मेरा तो अदलिया से मसला ही कोई नहीं था, हम इस कंट्रोवर्सी में पड़ गए, ये कंट्रोवर्सी बन गई, ये गलत हुआ, हमें ये नहीं करना चाहिए था, जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर यह केस नहीं बनाना चाहिए था, उनके खिलाफ रेफरेंस नहीं भिजवाना चाहिए था। फिर तोशा खाना से मुतल्लिक सवाल हुआ कि जी आप पर इल्ज़ाम है, आज आप बताएं कि वाकई आपने को हार घड़ी ये तोशा खाना के गैर मुल्की तहाइफ बेचे हैं। उन्होंने कहा कि देखें जो भी गिफ्ट आपको बैरून मुल्क से मिलता है वो आप तोशा खाना में डिपॉजिट करवा देते हैं और उसके बाद कानून ये था इनके अदवार में, नून लीग और पीपल्स पार्टी के अदवार में ये था कि आप सिर्फ 15% रकम अदा करके ये ले सकते हैं और इनके अदवार में इन्होंने ली और इनके अदवार में कानून 15% का था और ये 8% पे लेते रहे। वे BMW गाड़ियां उन्होंने 8% पर ली, लेकिन ये मैंने आकर कानून बनवाया कि ये 15% कम है, ये 50% अदायगी होनी चाहिए और 50% अदायगी का कानून, यानी इसमें कीमत बढ़ाकर हमने ये किया और उस पर फिर हमने कानून के मुताबिक ये अदायगी करके ये चीजें ली और इसकी इंटरनल इवैल्यूएशन होती है, इसकी जो कीमत का तयन होता है, इसमें एक मैकेनिज्म है, वो कीमत का तयन हुआ और इसमें फिर ये हुआ कि ये चीज़ मैंने खरीद ली। अब ये मेरी चीज़ थी, मेरी मलकियत थी क्योंकि मैंने कानून के तहत खरीद ली थी। तो उसके बाद फिर जब एक चीज़ मेरी मलकियत है तो मैं जो मर्जी करूं। उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा कि फौजियों को जिस तरह DHA में प्लाट मिलता है, जब वो प्लाट उन्हें मिल जाता है तो उसके बाद वो बेचें, घर बनाएं, जो मर्जी करें। तो इस तरह तो मैंने जो मुझे चीज़ें मिली वो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी थी जो मुझे घर में बनी गाला में मुलाकातों के दौरान दी गई, इसके बावजूद मैंने फिर वो तोशा खाना में जमा करवाई। आमतौर पे ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि मेरी 3.5 साल की हुकूमत में अगर इन्हें तोशा खाना ही मिला है तो ये तो फिर अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि इस केस में कुछ भी नहीं है, कानून के मुताबिक अदायगियां करके एक चीज़ ली और ये जो फिर रोड बनाई गई है बनी गाला उनकी रहायशगाह को जाती है, वो फिर उसी रकम से उन्होंने बनवाई जो उन्होंने वो फरोख्त की। उन्होंने कहा कि एक चीज़ मेरी मलकियत होगी और कानून के तहत हुई है तो इसमें फिर क्या खराबी है। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ बनी गाला में जितनी फेंसिंग हुई, सिक्योरिटी पे अखराजात आए, रोड्स वगैरह बनी, ये हुकूमत सरकार के खर्चे से, मैंने इस पर 1 रुपया भी नहीं लगाया, ये सारे मैंने अपनी जेब से इसमें अखराजात किए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने 108 करोड़ रुपए जो हैं, 108 करोड़ रुपए PM ऑफिस में खर्चा बचाया। उन्होंने बताया कि मैंने तो, नवाज शरीफ साहब ने 24 दौरे किए थे गैर मुल्की, जरदारी साहब ने 51 दुबई के दौरे किए थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे दौरों के अखराजात तो सबके सामने हैं, मैंने तो कोई सरकारी खजाने से कोई ज़ाती दौरा नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि एक तोशा खाना का केस है, दूसरा ये फराह खान वाला केस है, फराह गुजर वाला केस है। उन्होंने कहा कि फराह के पास तो ओहदा ही नहीं था, सबूत देना कि कैसे उसने पैसा बनाया। आप इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने पैसा बनाया, उसके पास जब ओहदा ही नहीं था तो उसने पैसा कैसे बनाया, ये साबित करें। अभी तक आप कोई चीज एस्टैब्लिश नहीं कर सके, कोई चीज ऐसी आप सामने नहीं ला सके, क्योंकि जिसके पास कोई ओहदा ना हो वो कैसे पैसा बना सकता है। कोई बता देना कि कौन सी डील हुई, तो जब ऐसी कोई चीज नहीं है तो ये केस भी नहीं बनता। उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार पर साहब ने नजर रखी हुई थी, ठीक है, वो उन्होंने कहा कि वो थोड़ा सा जो मसला आया उनके दौर में वो चीफ सेक्रेटरी की एक पोस्टिंग के मामले पर आया और उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस्मान बुज़दार, उन पर जो इल्ज़ामात थे
उस्मान बुज़दार की उस तरह से मुखालफत नहीं थी। अब जो पंजाब में हो रहा है, पंजाब में जो कुछ हुआ, ये सवाल हुआ उनसे, सवाल ये हुआ कि इससे पहले भी अगर आप उस्मान बुज़दार को हटाते तो क्या आप समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल बनती जो इस वक्त पंजाब असम्बली में बनी है? तो उन्होंने कहा कि इसलिए उस्मान बुज़दार को मैं नहीं हटा रहा था कि उस्मान बुज़दार की उस तरह मुखालफत नहीं थी जिस तरह दीगर लोगों की मुखालफत थी। जिस तरह अलीम खान साहब का नाम आया तो मुखालिफ लोग जो हैं उनके वोट खड़े हुए, जिस तरह अभी जो सूरत हाल हुई, तो इसलिए मैं उस्मान बुज़दार को नहीं हटा रहा था। फिर रूस जाने से कबल उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब को मैंने फ़ोन किया था, उनसे मुशावरत हुई और उन्होंने कहा जी आपको जाना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड थे, फ़ॉरेन ऑफिस ऑन बोर्ड था, और उन्होंने कहा कि रूस का जो दौरा था उसमें उन्होंने कहा कि 30% सस्ता वो तेल देने जा रहे थे, गैस जो है पाकिस्तान को देने जा रहे थे, और वापस आए तो ये कहा गया कि जो सलामती कौंसिल में जो वोटिंग होनी थी उसमें फिर हमने कहा कि अभी तो दौरा करके आए हैं तो अभी मुनासिब नहीं है कि हम कोई रूस के खिलाफ, जो हमें कहा जा रहा था जी को हम वोट दें, तो वो फिर हमने इसलिए एब्सटेन किया। तो एस्टैब्लिशमेंट के 3 ऑप्शन से मुतल्लिक सवाल का जवाब था कि क्या एस्टैब्लिशमेंट 3 ऑप्शंस लेकर आई थी, ये प्लान लेकर आई थी? तो उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा प्लान था जिसमें पहले 2 पॉइंट मैं खुद ही नहीं मान रहा, जो मुझे कहा जा रहा है कि मैंने कोई ऑप्शन सामने रखे या कोई सियासी क़यादत की जानिब से रखे गए। तो ये तो मुझे कहा गया कि ये सूरत हाल सामने रखी गई, तो उसके बाद मैंने कहा जी अर्ली इलेक्शन इसमें ठीक ऑप्शन है, और ये ऑप्शंस मैंने नहीं दिए थे। अगर मैंने दिए होते तो मैं खुद क्या कहता कि जी मेरे अपने दिए हुए पहले 2 ऑप्शन ठीक नहीं है। तो इसमें उन्होंने कहा कि फिर जो तीसरा ऑप्शन था उसमें मैंने कहा कि जी ये अर्ली इलेक्शन वाला ठीक जो ऑप्शन है, मैंने उस पर रजामंदी जाहिर की। फिर उन्होंने कहा कि मैं एंटी अमेरिका नहीं हूं, अगर एंटी अमेरिका होता तो अमेरिका में ओवरसीज पाकिस्तानी ना निकलते इस तरह से, फिर उनको तशवीश होती इस हवाले से। तो मैंने फिर ये भी सवाल किया कि आपने एक जो मोमेंटम बनाया है आखिर कब तक सस्टेन करेंगे, आखिर आप कब तक समझते हैं कि इलेक्शन आपको होते नजर आ रहे हैं? क्योंकि दूसरी जानिब तो ऐसा होता बाज़ाहिर नजर नहीं आ रहा कि इलेक्शन जल्दी हो जाए, क्योंकि हुकूमत का तो प्लान यही लग रहा है कि 2023 में इलेक्शन होंगे, इसी तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। तो आप ये मोमेंटम क्या उस वक्त तक कायम रख सकेंगे? तो उन्होंने कहा कि एक प्लान जो है वो इंसान बनाता है और एक प्लान खुदा बनाता है। उन्होंने कहा कि इन्होंने जब भी मैच खेला एम्पायर को साथ मिलाकर खेला। उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ एक मकसद है कि ये जो कुछ करने जा रहे हैं कौम इसे तस्लीम ना करे, अगर कौम ने तस्लीम कर लिया तो आगे बहुत बुरा वक्त है, और इस वक्त एक ही पार्टी है जो मुल्क को इकट्ठा कर सकती है। और अब हम 11 जमातों ने एक जानिब मीनार पाकिस्तान में जलसा किया था, वो आप लोगों ने देखा था। अब हम जो जलसा करने जा रहे हैं मीनार पाकिस्तान में, वो आप देखिएगा। पब्लिक जो है वो हमारे साथ है, पब्लिक इनके साथ नहीं है। इसीलिए चूंकि पब्लिक इनके साथ नहीं है, ये बाहर से मदद लेते हैं। तो इसमें उन्होंने अपने पत्ते शो नहीं किए, सारे पत्ते शो नहीं किए इमरान खान साहब ने। बज़ाहिर उनकी बातों से ही लग रहा था कि इस वक्त जो पब्लिक का जो उन्होंने मोमेंटम बना रखा है वो इस पर बड़े मुतमिन नज़र आते हैं, और लाहौर में वो बड़ा पावर शो करने जा रहे हैं, और लाहौर में होने वाले पावर शो में वो अपने अगले लाइहा अमल का ऐलान कर सकते हैं। ये एक इंडिकेशन मिली। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास एक एंकर आया, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उस एंकर ने कहा कि मुझे पैसे ऑफ़र हुए हैं और आपके ख़िलाफ़ कैंपेन चलने जा रही है। तो उन्होंने कहा कि मैंने मीडिया का, आपने भी मीडिया का रवैया उन्होंने कहा कि देखा है, पैसा चला है। बहरहाल इस सब के बावजूद पब्लिक का जो रिएक्शन आया है वो बहुत ही हैरानकुन है। उन्होंने कहा कि जब हमारी हुकूमत थी तो बाजवा साहब को सर्वे दिखाए गए, देखें जी पीटीआई तो गैर मकबूल हो रही है, ये गालियाँ आप लोगों को पड़ेंगी, इनसे दूर हो जाएं। लेकिन अब लोगों का रद्द अमल देख कर सब हैरान हो गए हैं कि लोग जो हैं वो, पब्लिक जो है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। और उन्होंने कहा कि पंजाब में तब्दीली पहले इसलिए नहीं की थी मैंने कि पंजाब में एक क्लियर लीडर नहीं था। कोई कहा जाता था जी उस्मान बुज़दार को तब्दील कर दो, उन्होंने कहा जिस पे करप्शन केसेस हो मैं उसको नहीं बना सकता था। उस्मान बुज़दार के लोग खिलाफ नहीं थे, जैसा कि मैंने पहले भी बात की। उन्होंने कहा कि दूसरों की मुखालफत बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं उस्मान बुज़दार को तब्दील नहीं करना चाहता था। उन्होंने कहा कि आखिर में कि मैं किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ मैंने अब नहीं करना, मैं अब टिकट्स खुद दूंगा, हर टिकट के मामले को खुद देखूंगा। जो हुआ, जो लोग हमें छोड़ गए, अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र है ये छोड़ गए। अब मैं अपने नज़रियाती लोगों को सामने लेकर आऊँगा, आगे लेकर आऊँगा। तो ये इमरान खान साहब के साथ जो गुफ्तगू हुई उसका अहवाल आपके साथ शेयर किया।
अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।